सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास का। और हिंदी साहित्य के इतिहास अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कहां तक? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ और हिंदी साहित्य के प्रारंभिक कवि। इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज की पाठचर्या में हम लोग प्रारंभ करेंगे आदिकाल को। तो साथियों, पाठचर्या को बिना किसी अतिरिक्त समय के सीधे सीधे हम लोग प्रारंभ करेंगे। लेकिन पाठचर्या का की पाठ सामग्री आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक सब्सक्रिप्शन से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे और हम आपके लिए ऐसी पाठचर्या लेकर के आते रहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को। और आज की पाठचर्या में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आदिकाल। आदिकाल के समय सीमा से हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समय सीमा। आदिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रमी संवत है से 1375 विक्रमी संवत, 1375 विक्रमी संवत तक माना है। ये राजा भोज के समय से हमीर देव के आसपास के समय काल को आदिकाल की समय सीमा मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस समय सीमा को 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी मानते हैं। ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन 700 से 1400 ईस्वी तक मानते हैं। वहीं मिस्र बंद, मिस्र बंद, मिस्र बंधुओं के अनुसार यह समय सीमा 700 से 1343 ईस्वी तक। आदिकाल की समय सीमा गणपत चंद्रगुप्त ने, गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल की समय सीमा 1484, क्षमा करें, 1184 से 1350 तक माना। तो ये तो रही बात साथियों आदिकाल के समय सीमा की। हम लोगों का उद्देश्य होता है कि हम लोग केवल उन तथ्यों पर चर्चा करें जो परीक्षा के बेस इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो अक्सर समय सीमा को लेकर के प्रश्न बनते रहते हैं। इसके बाद साथियों हम लोग आदिकाल के नामकरण की चर्चा कर लेते हैं। आदिकाल के, आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण में साथियों विद्वानों में बहुत बड़ा मतभेद है और प्रत्येक विद्वान ने इसको अपने अपने ढंग से नामित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आचार्य शुक्ल जी को ही, क्योंकि आचार्य शुक्ल को पढ़े बिना तो इतिहास पूरा ही नहीं हो सकता आपका। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा क्षमा करें, आदिकाल का नामकरण जो है वीर गाथा काल,
वीर गाथा काल या आदिकाल कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने वीर गाथा काल या शुक्ल काल नामकरण किया है। इसके बाद मिस्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा। मिस्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल कहा। गणपत चंद्र गुप्त ने गणपत चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा। वीरगाथा काल शुक्ल जी ने, मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल, गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल। राहुल सांकृत्यायन ने राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत युग कहा। सिद्ध सामंत युग। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसी समय काल को चारण काल कहा। यानी चाहे वीरगाथा काल कहिए, आरंभिक काल कहिए, प्रारंभिक काल कहिए, सिद्ध सामंत युग कहिए, चारण काल कहिए, सारे नामों से एक ही काल का बोध होगा, वो है आदिकाल। राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं? राम कुमार वर्मा बार बार पढ़ा रहता है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाता है साथियों, इन तथ्यों को याद करते रहिए। राम कुमार वर्मा जी ने संधि तथा चारण काल कहा। संधि तथा चारण काल। राम कुमार वर्मा ने संधि तथा चारण काल कहा। चंदा शर्मा गुलेरी ने चंदन शर्मा गुलेरी इसी काल को अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी काल कहते हैं। अपभ्रंश काल या पुरानी हिंदी का काल कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीज वपन काल कहा है। बहुत बार परीक्षाओं में सर पूछा गया है ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल की संज्ञा दी। वीर काल की संज्ञा दी। और अक्सर पूछा गया है परीक्षाओं में, सुमन राजे और मोहन अवस्थी इन लोगों ने इसी काल को आधार काल नाम दिया। आधार काल। कमल कुल श्रेष्ठ ने कमल कुल श्रेष्ठ ने
अंधकार काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल नाम दिया। श्याम सुंदर दास ने श्याम सुंदर दास ने वीर गाथा युग नाम दिया। वीर गाथा युग नाम दिया। और शंभुनाथ सिंह ने इसे प्राचीन काल कहा। वहीं राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस काल को जो है आचार्य शुक्ल जी ने वीर गाथा काल या आदिकाल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा। गणपत चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा। ग्रियर्सन महोदय ने चारण काल कहा। तो वहीं राम कुमार वर्मा जी ने संधि तथा चारण काल कहा। चंद शर्मा गुलेरी ने अभ्रंश काल या पुराने हिंदी का काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज गोपन काल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल की संज्ञा दी। सुमन राजे और मोहन अवस्थी, इन दोनों लोगों ने इसे आधार काल कहा। कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल काल दिया। श्याम सुंदर दास ने वीर गाथा युग कहा। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा। राम प्रसाद मिश्र ने संक्रांति काल कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल की संज्ञा दी। इसी काल को संक्रमण काल की संज्ञा देते हैं राम खिलावन पांडे। संक्रमण काल राम खिलावन पांडे। रामस्वरूप चतुर्वेदी इसको जो है आदिकाल ही कहते हुए नजर आते हैं। आदिकाल या वीर गाथा काल। रामस्वरूप चतुर्वेदी इसे वीर गाथा काल या आदिकाल कहते हैं, यानी शुक्ल जी से सहमत हैं। आदिकाल या वीर गाथा काल ही कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी इसको आदिकाल को आदिकाल ही कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र आदिकाल ही से कहते हैं। यानी नगेंद्र और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक दूसरे से सहमत हैं। डॉक्टर बच्चन अभ्रंश काल कहते हैं। डॉक्टर बच्चन अभ्रंश काल कहते हैं। आदिकाल का प्रारंभ हो तो अभ्रंश काल कहते हैं। तो साथियों, ये तो रहा आदिकाल के नामकरण का चिट्ठा। यानी यहां से अगर प्रश्न कोई बनता है तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे प्रश्नों को आप कवर कर लेंगे।
और अगर कुछ छूट रहा हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पाठचर्या में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आदिकाल साहित्य को समझने के लिए आदिकालीन साहित्य की धाराओं को देख लेते हैं। आदिकालीन साहित्य धाराएं। आदिकालीन साहित्य में आप देखेंगे तो अपभ्रंश साहित्य है आपका, अपभ्रंश साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, रासो साहित्य है, रासो साहित्य को देखेंगे तो ये डिंगल साहित्य और पिंगल साहित्य। पिंगल साहित्य ही आगे चल के ब्रजभाषा साहित्य का रूप ले लेता है। इसके बाद इसमें जो है गद्य साहित्य है, लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है। इसके अलावा फुटकल साहित्य में आप कह सकते हैं श्रृंगार एवं मनोरंजन साहित्य, फुटकल साहित्य, फुटकल साहित्य जिसमें आप श्रृंगार एवं मनोरंजन साहित्य, इसके बाद आगे बढ़ते हैं पाठचर्या में और हम लोग आदिकालीन, देखिए कोई भी साहित्य आप जानते हैं कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो आदिकालीन साहित्य को पढ़ने से पूर्व आदिकालीन साहित्य की कुछ प्रवृत्तियों को हम लोग ध्यान में रख लें। तो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां, आदिकालीन साहित्य की, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों में आप इसको देख देख सकते हैं। आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक, राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक, सामाजिक, सामंती। तो आदिकाल का जो साहित्य है उसके साहित्यिक प्रवृत्ति को समझने से पूर्व उसके राजनीतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सामंती पक्ष, इन चीजों को ध्यान में जब रखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आदिकालीन साहित्य क्या है। अब अगर इसके हम राजनीतिक पक्ष पर चर्चा करें, राजनीतिक प्रवृत्तियों में, तो आप देखेंगे उस समय जो है हिंदू सत्ता जो थी, हिंदू सत्ता का धीरे धीरे क्षय हो रहा था।
हिंदू सत्ता उस समय आप देखेंगे धीरे धीरे क्षय हो रहा था, इस्लाम का धीरे धीरे उदय हो रहा था। देसी राजा जो थे वो आपसी युद्ध में विरत लिप्त थे। देशी राजा देसी राजा देसी राजाओं के मध्य कलह व युद्ध होते रहते थे। केंद्रीय शासन का अभाव था, यानी राज्य छोटे छोटे थे और सभी राज्य अपने को प्रभुत्व संपन्न समझते थे। केंद्रीय शासन का अभाव था। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में उस समय बटा हुआ था। राष्ट्रीयता का अभाव था। राष्ट्रीयता के नाम पे वो केवल अपने राज्य को ही राष्ट्रीय मान लेते थे। देश प्रेम, राष्ट्रीयता का अभाव। जनता में राजनीतिक चेतना का भी अभाव था। जनता में राजनीतिक चेतना का अभाव था। जनता में राजनीतिक चेतना का भी अभाव उस समय देखने को मिलता है। और आप कह सकते हैं कि उस समय सब अशांति और अराजकता का माहौल था। सारे राजा एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने के लिए अक्सर युद्ध करते रहते थे और इस्लाम का धीरे धीरे इस्लामिक आक्रमण बढ़ रहे थे। हिंदू राजाओं का क्षय हो रहा था। कोई जो है एक गुट या एक संघ नहीं था, बल्कि छोटे छोटे खंडों में जो है राजा लोग बिखरे हुए थे। तो इस तरह से जब राजनीतिक माहौल ऐसा होगा तो वहां रचनाएं उसी माहौल पे लिखी जाएंगी। तो युद्धों का सजीव वर्णन आपको देखने को मिलेगा, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा देखने को मिलेगी। साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोग अब विराम लेंगे, फिर आगे की पाठचर्या को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।